हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बिल्कुल बढ़िया होंगे। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 9.3। इससे पिछले क्लास में इससे पहले के उदाहरण मैंने करवा दिए थे, उसमें जो भी जरूरी कॉन्सेप्ट थे हमने समझा था। आज उसी से रिलेटेड मतलब हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक प्रमेय से रिलेटेड हम बात करेंगे प्रश्नावली 9.3 की। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। यहाँ हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती है KG to 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इन क्लासेज को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं करना पड़ता है, सब कुछ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। जरूरत है जबरदस्त मेहनत करने की और अपने आने वाले एग्जाम में एक बेहतर स्कोर ले आने की। इसी के साथ आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देर किस बात की, आइए देखते हैं क्या कुछ खास बात होने वाली है। प्रश्न संख्या 1 में यहां दिया है आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि एंगल BOC का मान 30 डिग्री है और एंगल AOB का मान 60 डिग्री है। यहाँ पर 3 बिंदु हैं और ये जो कोण बन रहा है ये 60 डिग्री का है और ये 30 डिग्री का है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये चाप है, AB चाप कितने का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का, और इसी प्रकार से BC चाप कितने का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। तो यहाँ बोल रहा है कि भाई यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर एक D बिंदु है तो एंगल ADC इस कोण का मान आपसे पूछ रहा है। सिंपल सी बात ये है। एक बात पे जरा गौर करना, अगर आप B वाली रेखा को भूल जाओ, इस लाइन को अगर भूल जाओ तो ये पूरा कोण कितने का हो जाएगा, पूरा कोण सर 60 और 30 90 का। अगर केंद्र पर 90 का कोण बन रहा है तो आपको पता है यहां का जो कोण बनता है केंद्र पर उसका दोगुना कोण बनता है, या उसका उल्टा बोलो कि जो केंद्र पर कोण बनता है किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण जो है वो इस कोण का क्या होगा, दोगुना होगा। या ये वाला कोण का आधा करोगे तो ये वाला कोण आपको मिल जाएगा। तो ये पूरा 90 बन रहा है AC के द्वारा, यहां पर पूरा कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। इसका मुंह ऊपर की तरफ है, इसका मुंह भी ऊपर की तरफ है, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब AC के द्वारा केंद्र पर 90 बन रहा है तो वृत्त के किसी और भाग पर, चाप के किसी और भाग पर, अतिरिक्त भाग पर जो कोण बनेगा वो केंद्र का आधा, मतलब कि ये कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आंसर इसका आ जाएगा। समझ में तो आ गया कि ये 90 होगा सर, तो ये इसका आधा 45 हो जाएगा। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल AOC, मतलब पूरा का पूरा कोण कितना है, एंगल AOC मिलके किससे किससे बना है, इन दोनों से मिलके ये पूरा कोण AOC बना हुआ है। तो इन दोनों का नाम लिखेंगे एंगल AOB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल BOC। इनका मान रख देंगे कि एंगल AOB का मान 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। तो कुल मिला के ये जो आएगा एंगल AOC वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। 90 डिग्री आपने ये तो निकाल लिया कि 90 अंश का कोण बनेगा। फिर लिखेंगे एंगल ADC बराबर एंगल ADC बराबर 1/2 एंगल AOC, मतलब ये वाला जो कोण होगा वो इस पूरे कोण का आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पूरे कोण का मान रखेंगे 1/2 गुणे एंगल AOC का मान है 90 डिग्री, 2 से 90 को उड़ा दिया तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो ऐसे करेंगे। अच्छा, यहाँ पर रीजन भी लिखना कि ऐसा क्यों लिखा गया है ना। तो लिखेंगे किसी चाप द्वारा, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण चाप के अतिरिक्त भाग पर बने कोण के, चाप के अतिरिक्त भाग पर बने कोण का दोगुना होता है। अतिरिक्त भाग पर बने कोण का दोगुना होता है, दोगुना होता है। ठीक है, मतलब ये दोगुना होगा तो मैंने ये दोगुना होगा है ना। तो ADC AOC बराबर क्या हो जाएगा, इसका दोगुना, तो ये 2 इधर जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो क्या लिखा मैंने, केंद्र पर जो कोण बना है चाप के किसी अतिरिक्त भाग पर बने कोण का दोगुना होता है, मतलब ये वाला दोगुना होगा तो 45 का दोगुना ये कितना मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 2 की तरफ। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। चलो एक सर्कल बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा वृत्त बनाएंगे। और बोल रहा है कि जो इसकी जीवा है, ये एक
इसकी जीवा है जो इसकी त्रिज्या के बराबर है। ये दोनों इसकी त्रिज्याएं हैं। जीवा को मिला दो त्रिज्या से तो एक त्रिज्या दो त्रिज्या। ये जो जीवा दिख रही है आपको ये त्रिज्या के बराबर है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये त्रिज्या के बराबर है, तो ये तीनों की तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। इसका नाम दे दो, इसका नाम ओ दे दो, इसका नाम ए बी। तो जीवा ए बी जो है वो त्रिज्या के बराबर है, लिखेंगे जीवा ए बी त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या के बराबर है, इसलिए ए बी बराबर ओ ए बराबर ओ बी, ए बी बराबर ओ ए बराबर ओ बी, मतलब ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या के बराबर, तो ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी। अतः ए ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है। तीनों भुजाएं बराबर तो ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और जब ये समबाहु त्रिभुज है तो मुझे बताना एंगल ए ओ बी का मान कितना लिख सकता हूं मैं, 60 डिग्री लिख सकता हूं कि नहीं। ये तीनों ही कोण 60 डिग्री होंगे, लेकिन मुझे बस इससे मतलब है, मैंने इसको बोल दिया कि ये 60 डिग्री का एंगल यहां पर बन जाएगा। क्लियर है बातें, यहां तक कोई डाउट वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। ये जो जीवा ए बी है ना, ये जो जीवा ए बी है ये दो कोण बना रही है। एक तो इस लघु चाप पर, ये छोटा वाला चाप लघु चाप, तो इस पर कोई कोण बना रही है ऐसे करके, इस पर भाई कोई कोण बना रही है ऐसे करके, तो ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। और ये जो दीर्घ चाप बचा ये वाला, ए बी के ऊपर वाला जो चाप है ये वाला जहां मेरी पेन चल रही है, ये जो दीर्घ चाप है इस पर भी किसी बिंदु पर ये कोण बना रही है। तो इस कोण को भी ज्ञात करना है, इस कोण को भी ज्ञात करना है कि इन दोनों कोणों का मान क्या होगा। जैसा कि मैंने बताया आपको, केंद्र पर जो बना है उसका मुंह नीचे है, इसका भी मुंह नीचे है, तो ये तो इसका आधा हो जाएगा, मतलब ये 30 डिग्री का हो जाएगा। ये 60 का, ये 30 का। आ रही है बात समझ में? तो सबसे पहले लिखेंगे एंगल ए, अच्छा नाम पहले लिख दूं, पी क्यू, एंगल ए क्यू बी बराबर, एंगल ए क्यू बी बराबर 1/2, मतलब केंद्र वाले का आधा होगा ये, इसका आधा करेंगे तो ये मिलेगा, क्योंकि दोनों का मुंह नीचे की तरफ लटका हुआ है। ध्यान देना, यही बात ध्यान देना है। दोनों उदास हैं बेचारे, इसका भी मुंह नीचे की तरफ, इसका भी मुंह नीचे की तरफ। इसका मुंह देखो ऊपर की तरफ है, तो इसको अभी खेलेंगे थोड़ी देर में, पहले नीचे नीचे वालों को देख लो। ये इसका आधा करोगे तो ये मिल जाएगा, मतलब एंगल ए क्यू बी कब मिलेगा, जब आधा करेंगे केंद्र वाले को ए ओ बी को। कारण आप यहां पर लिख लेंगे वही प्रमेय लिख देंगे कि केंद्र पर बना कोण, किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के किसी अन्य भाग, वृत्त के अति, क्या बोला मैंने, किसी चाप के द्वारा केंद्र पर निर्मित कोण है ना, अतिरिक्त चाप पर बने कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। तो ये बात, ये प्रमेय आप खुद से लिख लेंगे। अब जैसा कि मैंने पिछले में लिखवा भी दिया था, तो एक क्यू बी कितना आ गया, 60 का आधा, 60 का आधा कितना, 30 आ चुका है। तो एक का मान तो निकल चुका भाई, ये तो 30 डिग्री का मान आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। सर इसका क्या करेंगे, अब ये दोनों तो एक जैसे नहीं है, इसका मुंह नीचे की तरफ है, इसका मुंह ऊपर की तरफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप निकाल लो रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स नहीं प्रतिवर्ती बोलेंगे इसको हिंदी में, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण कितना, प्रतिवर्ती कोण कौन सा, यही ए ओ बी, प्रतिवर्ती कोण ए ओ बी कितना हो जाएगा, कैसे निकालते हैं प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण का मतलब क्या हुआ, मतलब इसको छोड़ के ये अधिक कोण वाला प्रतिवर्ती कोण यहां पर नाम देंगे, अधिक कोण वाले को प्रतिवर्ती कोण, इधर वाले की बात कर रहा हूं, ये प्रतिवर्ती कोण। तो इसका भी नाम तो AOB है, लेकिन ये 180 डिग्री से ज्यादा है, इसलिए इसका नाम क्या, प्रतिवर्ती कोण। जो 180 से कम है उसको तो AOB बोल दिया, लेकिन 180 से ज्यादा अगर आएगा तो उसका नाम हम लिखते हैं प्रतिवर्ती कोण AOB। और इसको हम 360 डिग्री में से इस वाले कोण को माइनस करके ऊपर का मान निकाल सकते हैं। जैसा कि आपको पता भी है पूरा का पूरा कोण 360 है, तो ये वाला 360 माइनस 60 मतलब 300 डिग्री का ये कोण आ जाएगा। ये वाला कोण कितने का आ गया, 300 डिग्री का। इन दोनों का मुंह देखना, इसका भी ऊपर की तरफ है, इसका भी ऊपर की तरफ। एक जैसी शक्ल के लोग मिल गए कि नहीं, मुंह इसका भी ऊपर की तरफ, इसका भी ऊपर की तरफ। ठीक है सर, इसका आधा कर दो, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल APB बराबर, एंगल APB बराबर 1/2 प्रतिवर्ती कोण
AOB, मतलब इसी का आधा कर दो, तो 1/2 गुणे 300 डिग्री, तो ये आ गया आपका कितना 150 डिग्री। कितना आ गया 150 डिग्री। तो दोनों आपका निकल चुका है, ये 150 डिग्री और ये 30 डिग्री। क्लियर है बातें? याद रखना मुंह एक जैसा होना चाहिए, नीचे वाले को नीचे वाले से खेलेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से खेलेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 3 की तरफ। ये रहा प्रश्न संख्या 3। यहां दिया है आकृति में एंगल PQR 100 डिग्री है। ये वाला कोण कितना है 100 डिग्री है, जहां P Q तथा R केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है। ठीक है, PQR जो है वो वृत्त के ऊपर स्थित है कहीं। ठीक है, एंगल OPR मतलब ये छोटा सा जो कोण यहां पर बन रहा है, मुझे तो आंसर भी इसका याद है ना। ये ऐसा खास क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए मुझे इसका आंसर याद है ना। तो इसको निकालना है, पहले बिना लिखे समझ लें, पहले बिना लिखा समझ लें। ये भाई इसका मुंह नीचे की तरफ है, इसका दोगुना करेंगे तो केंद्र वाला मिल जाएगा कि नहीं, केंद्र वाला मिल जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये दोनों एक ही चाप द्वारा बनाए गए कोण हैं। यही वाला चाप है, ये वाला चाप है जो आपको दिख रहा है, ये वाला एक कोण ये यहां पर बना रहा है ना, ये वाला कोण, और एक कोण ये यहां पर बना रहा है, ये वाला कोण। क्या दोनों का मुंह नीचे की तरफ है? हाँ सर है। तो ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा सर 200 डिग्री हो जाएगा। ये बात पहले लिख लो, ये बात पहले लिख लो, है ना। लिखते भी चलेंगे, समझते भी चलेंगे, इतनी बात क्लियर है। तो ये जो चाप PR है वो केंद्र पर कोण निर्मित कर रहा है और एक वृत्त के अतिरिक्त चाप पर कोण निर्मित कर रहा है PQR पर। तो लिखेंगे कि जो POR होगा, एंगल POR, इसको हम प्रतिवर्ती भी बोलेंगे साथ साथ में, प्रतिवर्ती कोण, क्योंकि 180 से बड़ा है तो प्रतिवर्ती नाम देंगे इसका। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण POR का जो मान है वो हो जाएगा दोगुना, जो वृत्त के अतिरिक्त चाप पर बना कोण है उसका दोगुना करेंगे तो आपको केंद्र पर बना कोण मिल जाएगा। तो यहां पर इसका दोगुना कर देंगे किसका, PQR का, एंगल PQR का। तो यहां से आ गया 2 गुणे 100 मतलब कि 200 डिग्री। 200 डिग्री, यहां तक बात क्लियर है कि 200 आएगा। दोनों का मुंह नीचे की तरफ है, ये 100 है तो ये उसका दोगुना 200 हो जाएगा। अब ध्यान से बताना मुझे, अगर ये 200 है तो भाई ये कितना होगा, ये वाला कोण, तो ये पूरा कोण तो 360 है, नीचे वाला 200 है तो ऊपर वाला 160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा तो 300 है, बिंदु O पर बना कोण पूरा का पूरा कितना 360 है, 360 डिग्री का है। ये 200 अकेला है तो ये ऊपर वाला जो है वो 160 डिग्री हो जाएगा। मतलब एंगल POR, प्रतिवर्ती नहीं, एंगल POR, एंगल POR कितना लिखेंगे, एंगल POR बराबर 360 में से प्रतिवर्ती को माइनस कर देंगे, प्रतिवर्ती POR, प्रतिवर्ती POR, तो आपको यहां पर मिल जाएगा 360 माइनस 200 मतलब कि 160। ये जो छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है इसकी बात मैं कर रहा हूं। अब ये छोटा सा त्रिभुज इतना छोटा है कि मुझे इसको नीचे बना दूं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। कुछ इस प्रकार से बना हुआ है ये, और ये वाला कोण आपका कितना आ गया 160 डिग्री। ये वाला कोण आपका कितना आ चुका है दोस्त 160 डिग्री के बराबर। जब ये वाला कोण 160 डिग्री के बराबर आ गया, हमें इन दोनों कोणों का मान ज्ञात करना है, मतलब इसी कोण का मान ज्ञात करना है। अब जरा ध्यान से देखना, अब जरा ध्यान से ये 2 लाइन देखना। आप ये 2 लाइन कौन कौन सी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, मतलब अगर इस फिगर में बताऊं तो ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों त्रिज्याएं हैं, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये दोनों लाइन आपस में बराबर होंगी, और जब ये दोनों लाइन आपस में बराबर हैं, दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो भाई इनके सामने का कोण भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये बात लिखेंगे OP बराबर OR, OP बराबर OR, त्रिभुज OPR में, त्रिभुज OPR में OP बराबर क्या हो जाएगा OR, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, क्या एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं ये, इसलिए आपस में क्या है, बराबर हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है, तो OP बराबर OR है, तो इनके सामने का जो कोण होगा, अब OP ये वाला है, ये OP है और यहां पर R है। OP के सामने कौन सा कोण, R, एंगल ORP बराबर, एंगल ORP बराबर एंगल OPR, क्योंकि OR के सामने कौन है, ये वाला कोण OPR। क्लियर है बातें? तो लिखेंगे ऐसा क्यों लिखा, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण
बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है बातें, कोई डाउट यहां तक नहीं है, ठीक है। तो जब ये दोनों कोण बराबर हैं, ये दोनों कोण बराबर हैं, तो मैं लिख सकता हूं कि इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, इसका, इसका और इसका योगफल 180 के बराबर होगा। तो लिखेंगे एंगल OPR प्लस एंगल ORP, ये हो गया OPR, ये हो गया ORP प्लस ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल है 160 जो हमने निकाला था। तो इसका 160 बराबर 180 डिग्री। अब देखो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो हमें जो निकालना है OPR को OPR रहने दो, और ये भी इसी के बराबर है, तो इसकी जगह पर भी यही बात लिख दो। ORP भी OPR के बराबर है, तो ORP की जगह पर हम OPR लिख देंगे, यहां पर भी OPR लिख दो आप, क्योंकि दोनों ही आपस में बराबर हैं। और यहां पर 160 को उधर भेजेंगे, माइनस हो जाएगा 180 माइनस 160 डिग्री। यहां से ट्वाइस ऑफ एंगल OPR इक्वल टू 20 डिग्री। तो यहां से एंगल OPR, कोण OPR का जो मान निकल के आ रहा है वो आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 10, 20 डिवाइड बाई 10 मतलब कि 10 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार और समझाता हूं इसको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमने देखा कि इसका मुंह नीचे की तरफ है, इसका मुंह नीचे की तरफ, तो ये 200 हो जाएगा, क्योंकि केंद्र वाला डबल होता है इसका। जब ये 200 हो गया तो इधर वाला पूरा का पूरा 360, तो ये निकल के आया हमारे पास 160। ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो ये 160 मतलब इन दोनों को टोटल कोण कितना होता है 180, ये अकेला 160 हो गया, मतलब इन दोनों को मिला के 20 डिग्री बनेगा। अब जब दोनों बराबर है तो 10 डिग्री ये, 10 डिग्री ये, बात खत्म। क्लियर है बातें, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 की। आकृति में एंगल ABC का मान जो है 69 डिग्री है, एंगल ACB का मान है 31 है, तो BDC का मान ज्ञात कीजिए। आपसे इसका मान पूछ रहा है, आपसे इसका मान पूछ रहा है। एक बात बताना, क्या ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं क्या, BAC और BDC? हाँ सर, क्योंकि एक ही चाप BC के द्वारा निर्मित कोण है, एक ही वृत्तखंड के द्वारा निर्मित कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों एक ही वृत्तखंड BC के द्वारा निर्मित कोण हैं। देखो BC से D भी जा रहा है, BC से A भी जा रहा है, मतलब कहने का है अगर किसी जुगाड़ से मैंने A वाला कोण निकाल लिया कि ये वाला कोण कितना होगा, तो D उसी के बराबर हो जाएगा। तो आइए फोकस करते हैं कि A वाला कोण कैसे निकलेगा। अब इस वाले त्रिभुज को देखो जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं, ये जो 31 है बस यहां से लेके यहां तक है, और ये 69 ये पूरा है। मतलब ग्रीन कलर के त्रिभुज का ये दोनों कोण पूरा का पूरा हमें पता है कि ये पूरा 69 है और ये 31 है, तो ये तो निकाल सकते हो ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस ये 69 है, 69 प्लस पूरा नाम लिख लो, है ना, पूरा ही नाम लिख लो, एंगल BAC, एंगल BAC प्लस 69 प्लस 31 बराबर 180 डिग्री। 6 3 9 और 1 10, ये 100 हो जाएगा। BAC बराबर ये 100 बन के उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 180 माइनस 100 डिग्री। तो BAC का मान जो आ रहा है आपके पास निकल कर वो कितना आ गया, 100 डिग्री के बराबर। और हमें पता है भाई कि BAC जो है वो BDC के बराबर है। ये दोनों कोण एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, एक ही सेगमेंट के कोण हैं, एक ही चाप द्वारा निर्मित कोण हैं, तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्यों बराबर होंगे, लिख देंगे एक ही वृत्तखंड द्वारा निर्मित कोण, एक ही वृत्तखंड द्वारा परिधि पर बना कोण, परिधि पर निर्मित कोण, परिधि पर बना कोण। क्लियर है बातें, कोई डाउट यहां तक नहीं है, सब कुछ बढ़िया, ठीक है। तो BAC बराबर BDC, तो भाई BAC का मान 100 है, तो BDC का भी मान कितना हो जाएगा, 100 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसका मान भी कितना आ चुका है, 100 डिग्री के बराबर आ चुका है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका और बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 की तरफ, प्रश्न संख्या 5 में है, आकृति में एक वृत्त पर A, B, C और D 4 बिंदु हैं। 4 बिंदु यहां पर दिया है, आपको दिख भी रहा है वृत्त के ऊपर 4 बिंदु A, B, C, D। AC और BD एक ही बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। ये जो AC भुजा है और ये जो BD भुजा है एक ही बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं कि ये वाला कोण जो है वो 130 डिग्री का बन जाता है, तथा एंगल ECD ये वाला कोण जो है वो 20 डिग्री का है। तो आपको BAC ज्ञात करना है कि ये वाला कोण कितने का बनेगा।
कोण वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है। यहाँ पर फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि सर ये ए वाला और डी वाला बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों एक ही वृत्तखंड के द्वारा निर्मित कोण हैं। दोनों एक ही वृत्तखंड BC के द्वारा निर्मित कोण है। देखो BC से BAC भी बन रहा है और इसी से ये BDC भी बन रहा है, मतलब एक ही वृत्तखंड इन दोनों कोणों को बना रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि या तो A निकाल लो या तो D निकाल लो, दोनों बात बराबर है। आपसे क्या पूछ रहा है? A पूछ रहा है, तो अगर किसी तरह से D भी निकाल लिया तो भी काम बन जाएगा, ठीक है, D भी निकाल लिया तो भी काम बन जाएगा। अगर ये 130 है, क्योंकि BD एक सरल रेखा है, ये 130 है तो ये पूरा का पूरा 180 होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक 30, तो ये कितना हो जाएगा? 50, क्योंकि 130 और 50 कितना होता है? 180। तो इसको लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। तो लिखेंगे BD एक सरल रेखा है, BD एक सरल रेखा है, BD एक सरल रेखा है, ठीक है। तो इसीलिए एंगल BEC ये वाला BEC यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, इन दोनों का योगफल जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल BEC प्लस CED बराबर 180 डिग्री। ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? रैखिक युग्म बना रहे हैं, ठीक है। तो BEC प्लस CED, तो BEC का मान है 130 डिग्री प्लस CED बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से CED का जो मान निकल के आएगा 180 माइनस 130, मतलब कि 50 डिग्री का मान आ जाएगा। ये वाला कोण आपके पास आ चुका है 50 डिग्री। अब जरा ध्यान से इस वाले त्रिभुज में देखना, EDC में ये 20 का है, ये 50 का है, तो ये निकल जाएगा 50 20 70, ये हो जाएगा 110, क्योंकि तीनों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 के बराबर। ये 50 का, ये 20 का, ये दोनों मिला के 70, तो इसको होना पड़ेगा 110 का। तो लिखेंगे त्रिभुज EDC में, त्रिभुज EDC में तीनों कोण बताओ। एंगल CED प्लस एंगल EDC प्लस एंगल लगा लो यहाँ पे EDC प्लस एंगल DCE प्लस एंगल DCE, इन तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यहाँ पे खुद से लिख लेना, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का, अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। आगे इनका मान रखो। CED का मान अभी निकाला 50, तो इसके नीचे आ गया 50 डिग्री प्लस EDC हमें निकालना है, हमें नहीं पता। EDC का मान हमें नहीं पता। DCE का मान हमें 20 दिया हुआ है, तो ये हो गया 20 बराबर 180 डिग्री। यहाँ से EDC का मान हमारे पास आ जाएगा कितना? 180 माइनस ये 50 20 70, उधर जाके माइनस हो जाएगा 70 बराबर 110 डिग्री। आपने देखा कि ये EDC, इसका मान आ चुका है 110 डिग्री। EDC को एक नाम और से लिख सकते हैं, EDC का नाम, इसी कोण का नाम हम लिख सकते हैं, चाहे हम EDC लिखें चाहे हम BDC लिखें, बात तो एक ही है, क्योंकि EDC और BDC एक ही रेखा को, ED और BD एक ही रेखा को निरूपित करता है। तो लिखेंगे एंगल BDC भी बराबर कितना हो जाएगा? 110 डिग्री हो जाएगा। और ये जो एंगल BDC है, ये जो भाई एंगल BDC है, वो किसके बराबर है? वो एंगल BAC के बराबर है, BAC के बराबर है। कारण आप खुद ही लिख लेंगे, एक ही वृत्तखंड में निर्मित कोण, एक ही वृत्तखंड द्वारा चाप पर निर्मित कोण। क्लियर है बातें? ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो आगे जब BDC 110 आ गया तो BAC भी कितना आ जाएगा? 110 डिग्री के बराबर आ जाएगा। क्लियर है बातें? बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, है ना, और बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 6 की तरफ। बात करेंगे प्रश्न संख्या 6 की। यहां दिया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण E पर प्रतिच्छेद करते हैं। पहले बना लेते हैं इसको, पहले हम बना लेते हैं चक्रीय चतुर्भुज है। याद रखना, चक्रीय चतुर्भुज में ना चतुर्भुज अंदर रहेगा, चक्रीय चतुर्भुज में चतुर्भुज जो है वो अंदर रहेगा। तो ये एक वृत्त बना दिया मैंने और इसके अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज बना दिया ABC और इसको बोल दिया D थोड़ा ऐसे बनाएंगे कि यहाँ पे रेखा खींची जा सके, इसको बोल दिया D।
ये एक चक्रीय चतुर्भुज है और इनके विकर्ण जो हैं ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इनका विकर्ण भी बना दो भाई। इनका विकर्ण एक BD हो गया, एक AC हो गया, जो एक दूसरे को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। आगे बोल रहा है DBC का मान 70 डिग्री है, DBC मतलब इतना कोण जो है वो 70 डिग्री के बराबर है। BAC का मान 30 डिग्री है, BAC मतलब इसका मान दिया है 30 डिग्री है। आगे तो BCD का मान ज्ञात कीजिए, BCD ये पूरा का पूरा कोण आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है बातें? ठीक है। और ये आगे की कहानी जो है अभी बाद में करेंगे, पहले हम BCD का मान निकाल लेते हैं। ध्यान देना एक बात यहाँ पे, ध्यान देना, इस 70 को पकड़ना, 70 को पकड़ना, देखना कहाँ से बन रहा है ये। एक तो ये वाली रेखा से बन रहा है और एक ये वाली रेखा से बन रहा है। 70 इन्हीं दोनों से बन रहा है, मतलब किस वृत्तखंड किस चाप से बन रहा होगा? इस वाले चाप से। सर इस वाले चाप से ये कोण बन रहा है 70 वाला। जब इस वाले चाप से 70 वाला बन रहा है तो इसी चाप से CD चाप से और कौन सा कोण बन रहा है? सर CD से एक कोण मुझे ये भी दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, मतलब ये भी CD से ही बन रहा है, ये भी CD से ही बन रहा है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये बात लिखेंगे, पहले लिखेंगे एंगल DBC, एंगल DBC बराबर एंगल DAC, एंगल DAC एक ही वृत्तखंड में निर्मित चाप। लिख लेंगे एक ही वृत्तखंड द्वारा निर्मित कोण। क्लियर है? तो DBC और DAC आपस में बराबर है। DBC का मान अगर 70 है तो DAC का भी मान कितना आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है बात? तो इसका भी मान कितना आ चुका है? 70 डिग्री आ चुका है। ये पूरा कोण कितने का बन गया? ये पूरा कोण 70 और 30 100 का। एंगल A कितने का बन चुका है? 100 का। तो लिखेंगे एंगल A जो है वो 70 और 30 मतलब कि 100 का बन चुका है। कितने का बन चुका है? 100 डिग्री का एंगल ये बन चुका है। अब आपको अच्छे से पता होगा कि चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है? ये जो आमने सामने के अभिमुख या सम्मुख कोण जो होते हैं वो उनका योगफल जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। क्यों? ऐसा क्यों? तो चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोणों का योगफल, चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोणों का योगफल, अभिमुख कोणों का योगफल 180 होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इसको और इसको पूरा का पूरा A और पूरा का पूरा C जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो एंगल A का मान है 100 डिग्री प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। तो यहां से एंगल C निकल के आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 100, मतलब एंगल C आपके पास आ चुका है 80 डिग्री, जो हमसे पूछा जा रहा था। BCD बोल सकते हो इसको या C भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। BCD कितना आ गया? 80 डिग्री के बराबर। निकाल लिया ये 80 डिग्री के बराबर, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। ये 80 अंश के बराबर आ चुका है। इसके बाद आपसे बोल रहा है पुनः यदि AB बराबर BC हो तो ECD का मान ज्ञात कीजिए। AB बराबर BC हो, AB और BC का मान बराबर है तो ECD इसका मान पूछ रहा है आपसे। ध्यान देना एक बार यहाँ पर, ECD का मान भाई पूछ रहा है यहाँ पर। ECD ध्यान से देखो, ECD ये वाला कोण, ये वाले कोण का मान पूछ रहा है। कौन कौन बराबर किया है? AB और BC, AB और BC इन दोनों को बराबर किया है। जब ये दोनों बराबर होंगे, ध्यान देना यहाँ पर, जब ये AB और BC बराबर होंगे तो AB और BC त्रिभुज ABC की भुजाएं हैं। ये रहा आपके पास त्रिभुज ABC, ये रहा आपके पास ग्रीन वाला त्रिभुज ABC। बोल रहा है कि इनमें ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि भाई अगर भुजाएं बराबर हैं तो सामने वाले कोण भी बराबर, ये 30 का तो ये भी 30 का हो जाएगा। ये बातें लिखते हैं पहले। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB बराबर BC, AB बराबर BC। तो AB के सामने कौन सा कोण बन रहा है? AB के सामने ये वाला BCA, एंगल BCA, और BC के सामने BC ये वाला है तो BAC, इसके सामने कौन सा? BAC। कारण लिख लोगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, आगे क्या? BAC का मान हमें पहले से पता है 30, मतलब BCA का मान कितना हो गया?
इसका भी मान 30 डिग्री के बराबर हो गया। मतलब ये वाला जो कोण है ग्रीन वाला, इसका भी मान 30 डिग्री के बराबर हो चुका है। पूरा का पूरा ये कितना था, पूरा का पूरा सर ये 80 था, पूरा का पूरा 80 था, इतना 30 है तो इतना कितना हो जाएगा 50। जो आपसे पूछ रहा है कितना हो जाएगा 50। तो लिखेंगे एंगल ECD जो हमसे पूछ रहा है, एंगल ECD का मान पूछ रहा है, तो इस पूरे कोण में से मतलब पूरे के पूरे एंगल C में से माइनस कर दो ये वाला छोटा सा कोण BCE को माइनस कर दो, BCE को माइनस कर दो, BCE को माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, पूरा का पूरा कोण कितना था, ये पूरा 80, यानी कहा था ना पूरा का पूरा कोण कितना था 80। फिर अभी हमने देखा कि ये वाला कोण और इतना कोण, ये यहां से लेके यहां तक, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ये भी 30, तो यहां से माइनस कर दिया 30, मतलब इस पूरे 80 में से इस 30 को माइनस कर दिया, ये बच जाएगा 50 जो आपसे पूछ रहा है, तो ये आ जाएगा 50 डिग्री के बराबर, है ना। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पर। मेन चीज होता है रेखा गणित में कि आपका दिमाग भाई पूरा फोकस के साथ चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिगर देख के अरे क्या हो गया ये, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं समझाता हूँ वैसे ही आपको फिगर दिखना चाहिए। क्लियर है बातें। एक बार जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लेंगे और वीडियो को फटाफट से लाइक कर देंगे भाई, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि हर एक जरूरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बात करेंगे प्रश्न संख्या 7 की। यहां दिया है यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों। चक्रीय चतुर्भुज का जो विकर्ण है एक वर्ग एक पहले ये बना लेते हैं, और यहाँ पर एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं, एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। एक आयत सिद्ध करना है तो अंदर आयत ही बना लेते हैं, है ना। और बोल रहा है कि जो चक्रीय चतुर्भुज है, ये चक्रीय चतुर्भुज है, आयत सिद्ध करना है, इसे आयत सिद्ध करना है। अभी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। बोल रहा है कि इसके जो शीर्षों से जाने वाला वृत्त का क्या है, इसका जो विकर्ण है, इसका जो विकर्ण है वो वृत्त का व्यास है। मतलब ये जो विकर्ण बना रहा हूं मैं, ये वाला विकर्ण, ये भी वृत्त का व्यास है, मतलब केंद्र से होकर जा रहा होगा। ये जो बना रहा हूं ये भी क्या है, वृत्त का व्यास है, मतलब ये दोनों केंद्र से होकर जा रहे हैं। क्लियर है, दोनों व्यास है। तो लिखेंगे ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। सबसे पहले क्या, ABCD लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। कोई डाउट यहां तक नहीं है ना। जिसके विकर्ण AC तथा BD, जिसके विकर्ण AC तथा BD वृत्त के व्यास हैं, वृत्त के व्यास हैं। ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर ये वृत्त का व्यास होगा तो अगर मैं बोलूं ये वाला ADC को देखना ध्यान से, ADC ये वाला व्यास और ये ADC, तो ये अर्धवृत्त है कि नहीं है, ये जो दिख रहा है आपको, ये अर्धवृत्त होगा कि नहीं होगा, सर हो जाएगा, ये अर्धवृत्त है। और अर्धवृत्त में निर्मित कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। कोई डाउट यहां तक नहीं है। तो लिखेंगे एंगल ADC बराबर 90 अंश, एंगल ADC बराबर 90 डिग्री। अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में निर्मित कोण, अर्धवृत्त में निर्मित कोण। इसी प्रकार से जैसे आपने देखा कि ये वाला अर्धवृत्त है ना, तो इधर वाला 90, तो नीचे वाला भी अर्धवृत्त होगा, ये भी 90। एंगल B बराबर भी कितना, एंगल ABC बराबर भी, या एंगल B भी लिख सकते हो, ABC बराबर भी कितना आ गया, 90 अंश। अर्धवृत्त में निर्मित कोण, है ना। इसी प्रकार से जब आप इस वाले व्यास को लेंगे तो ये वाला कोण भी 90 का हो जाएगा और ये वाला कोण भी 90 का हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से A और C भी 90 का हो जाएगा। इसी प्रकार से एंगल A भी 90 का, एंगल C भी 90 का। ठीक है, ये सब अर्धवृत्त में निर्मित कोण है, ये सब अर्धवृत्त में निर्मित कोण है। तो ध्यान से यहाँ पर देखो, तो लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में एंगल A बराबर, एंगल B बराबर, एंगल C बराबर, एंगल D बराबर कितना, 90 डिग्री। अब जब चारों कोण 90 डिग्री के हैं तो अतः चतुर्भुज ABCD एक आयत है। चतुर्भुज ABCD एक आयत है, एक आयत है। एक छोटा सा काम और करेंगे, एक आयत है।
तो यहाँ पर ध्यान ये देने वाली बात है कि जैसे आपने लिखा कि ये वाला कोण 90 अंश का है ना, तो यहाँ पर आप ये देखो कि कौन सा वाला अर्धवृत्त, तो लिखेंगे ADC द्वारा निर्मित अर्धवृत्त। आ रही बात समझ में? बाकी यही आपको करना है कि ये ABCD क्या हो गया, एक आयत है। क्लियर है? क्योंकि अगर किसी चतुर्भुज के चारों कोण अगर आपने 90 डिग्री दिखा दिया तो वो 100% हमेशा क्या होने वाला है, आयत होने वाला है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 8 की तरफ। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, और यहाँ पर क्या बात हो रही है ध्यान से देखेंगे एक बार। यहाँ पर बोल रहा है यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर है, एक ट्रेपेजियम बनाएंगे, एक समलंब चतुर्भुज बनाएंगे, एक समलंब चतुर्भुज बनाएंगे यहाँ पे, और इसकी जो असमांतर भुजाएं हैं, जैसा कि आपको पता होना चाहिए भाई, ट्रेपेजियम में क्या होता है, एक जो जोड़ा होता है भुजाओं का, एक युग्म जो होता है ये वाला और ये वाला समांतर होता है, और एक युग्म समांतर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसको बोलेंगे ABCD एक ट्रेपेजियम है, एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है CD के। तो यहाँ लिख दो ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है CD के, AB समांतर है CD के। ठीक है, बोल रहा है कि जो असमांतर भुजाएं हैं आपस में बराबर है, मतलब AD और BC जो असमांतर भुजाएं हैं वो आपस में बराबर हैं, ये दोनों की दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। यहाँ पर कुछ रचना करेंगे, रचना क्या करेंगे, ध्यान दीजिए क्या रचना करेंगे। यहाँ पर रचना करेंगे, A से भुजा DC पर एक लंब खींचेंगे AM, और B से भुजा DC पर एक लंब खींचेंगे BN। मतलब रचना में क्या है, AM लंब खींच दिया CD पर और एक और BN लंब खींच दिया CD पर। ठीक है, ये आपको क्या कर देनी है, रचना कर देनी है। आगे क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब किसी भी चीज को चक्रीय चतुर्भुज, किसी भी चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कब बोल सकते हैं हम, चक्रीय चतुर्भुज तब होगा ये जब इसके ये आमने सामने के कोणों का योगफल जो होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। जब इसके अभिमुख कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होगा तब ये चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। ऐसे में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर दोनों त्रिभुज को पहले तो आप सर्वांगसम सिद्ध कीजिए, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, त्रिभुज AMD तथा BNC में, त्रिभुज AMC तथा BND में, इन दोनों त्रिभुजों में, BNC में, AMD था ये उल्टा लिख दिया मैंने, AMD तथा BNC में, AMD तथा BNC में, अभी सही लिखा है ना, CD में कंफ्यूज हो गया। आ रही बात समझ में? अब इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। AD बराबर BC पहले से दिया है, AD बराबर BC, असमांतर भुजाएं बराबर हैं, ये हमें दिया है, तो ये दोनों भुजाएं तो बराबर हो गई, AD और BC, ये वाली AD और ये वाली BC आपस में बराबर है। अब दूसरी बात, ये लंब खींचा है तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो इसको 90 कर लेंगे। एंगल AMD बराबर एंगल AMD बराबर एंगल BNC 90 डिग्री ईच, 90 अंश प्रत्येक, 90 डिग्री ईच। क्लियर? इसी प्रकार से हम बात करें, अगर ये जो AM है वो BN के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जब समांतर रेखाओं के बीच में लंबवत रेखा आप खींचेंगे, अगर दो रेखाएं समांतर हैं, इनके बीच में आप कितनी भी लंबवत रेखाएं खींचें, ये सभी की सभी रेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत रेखा हमेशा बराबर होती है। लिखेंगे AM बराबर BN, AM बराबर BN। क्यों? समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है ये, समांतर रेखाओं के बीच खींचा गया लंब लिख सकते हैं, खींचा गया लंब। क्लियर है बातें? तो ये तीन बातें आपने लिख दिया। इन तीनों बातों के थ्रू हम बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज हैं, AMD और BNC। त्रिभुज AMD जो है वो सर्वांगसम है BNC के RHS सर्वांगसमता नियम के अनुसार, RHS सर्वांगसमता कसौटी के अनुसार। क्यों? एक राइट एंगल, एक सामने का कर्ण और एक भुजा, RHS। क्लियर है बातें? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। अच्छा, ये बात है कि सर्वांगसम किया तो क्यों किया, क्या फायदा हुआ?
इनको सर्वांगसम करने के बाद बाई CPCT में लिख सकता हूं, बाई CPCT में लिख सकता हूं कि ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर है। बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि एंगल C जो है एंगल D के बराबर है। देखो ना, C और D एक जगह पर आ रहे हैं, तो बाई CPCT एंगल C बराबर एंगल D बाई CPCT, और समीकरण संख्या 1 बना दिया। ये पहली बात हो गई। पहला काम आपको ये करना है कि C और D को बराबर करना है। दूसरा काम, जैसा कि आपको पता है ये और ये समांतर रेखाएं और ये एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तो तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योगफल 180 होता है। मतलब A और D का योगफल कितना, 180 डिग्री के बराबर। तो लिखेंगे AB समांतर है CD के, और AD एक तिर्यक रेखा है, AD एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। अतः क्या हो जाएगा, यहां पर एंगल A प्लस एंगल D का मान जो है, एंगल A प्लस एंगल D का मान जो है वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योगफल 180 के बराबर होता है। तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योगफल, आगे लिख लेना, बनने वाले कोणों का योगफल, कोणों का यहां लिख लेना का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब यहां पर देखो A प्लस डी बराबर कितना हो गया, 180। D की जगह पे हम C भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 से D की जगह पर हम C भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से D की जगह पर यहाँ C लिख दो, एंगल A प्लस D की जगह पर क्या C लिख सकते हैं, क्योंकि D और C बराबर हैं 180 डिग्री। फाइनली आपने ये प्रूव कर दिया भाई कि A और C का योगफल कितना है, 180 डिग्री के बराबर है। अतः ABCD क्या हो जाएगा, एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि इनके अभिमुख कोणों का योगफल कितना आ चुका है, ये अभिमुख कोणों का योगफल है, अभिमुख कोणों का योगफल, अभिमुख कोणों का योगफल। तो जब अभिमुख कोणों का योगफल 180 डिग्री आ चुका है तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज है। क्लियर है बातें, आसान था ये। तो कुछ नहीं करना, एक बार आपको देखना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, और C और D को बराबर कर देना है, और फाइनली आपको दिखा देना है कि A प्लस C का जो मान आएगा 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। प्रश्न संख्या 9 में दिया है दो वृत्त दो बिंदुओं B तथा C पर प्रतिच्छेद करते हैं, दो बिंदुओं B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। B से जाने वाले दो रेखाखंड ABD, B से जाने वाले दो रेखाखंड, एक रेखाखंड ABD और दूसरा क्या है PBQ, ये वाला रेखाखंड है, ठीक है। वृत्तों को AD P और Q पर काटते हैं, AD P और Q पर काटते हैं, ठीक है। सिद्ध कीजिए ACP बराबर QCD। ACP कहाँ है भाई, ACP ये वाला कोण और QCD ये वाला कोण आपस में बराबर है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। देखने में बस भयंकर है, भयंकर नहीं है क्वेश्चन, देखने में बस थोड़ा सा बवाल सा दिख रहा है ये, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एक रचना करना है, रचना को ध्यान देना, बस रचना क्या करना है, रचना क्या करना है ध्यान देंगे। यहाँ पे रचना करेंगे, AP तथा QD को मिलाया, AP तथा QD को मिलाया। तो यहां पे आप एक रचना कर रहे हैं कि AP को मिला दिया और किसको मिला दिया, QD को मिला दिया। बढ़िया से नहीं मिला ये वाला, AP को मिला दिया और QD को मिला दिया। ये भी नहीं बढ़िया से मिल रहा है, मिलाते हैं भाई, बढ़िया से मिलाते हैं, बढ़िया से मिल जाओ। आ रही बात समझ में, AP और QD को क्या कर दिया, मिला दिया। अब ध्यान देना, AP को पकड़ लो, AP को पकड़ो, AP को, चलो भाई पकड़ लिया AP को। बताना AP से कौन कौन सा कोण बन रहा है इसी वृत्त के अंदर, AP वाले वृत्त के अंदर ही इस वृत्त खंड से, इस चाप से कौन कौन सा कोण बन रहा है। एक तो सर ये वाला बन रहा है जिसको हमें सिद्ध करना है, एक तो ये वाला बन रहा है, और दूसरा जो बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। क्लियर है बातें, ठीक है। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही वृत्तखंड द्वारा निर्मित कोण आपस में बराबर होते हैं। तो लिखेंगे ABP बराबर एंगल
ABP बराबर हो जाएगा एंगल ACP के, एंगल ACP के। कारण लिख लेंगे एक ही वृत्तखंड में निर्मित कोण और इसको समीकरण संख्या 1 बना लेंगे। ये बात क्लियर है। अब आ जाओ उधर वाले में खेलते हैं, यही खेल। यहां देखना QD को पकड़ो, जो रचना की उसी को पकड़ लेना है। QD को पकड़ो, बताना कौन कौन सा कोण बना रहा है। सर एक तो ये वाला बना रहा है जिसको सिद्ध करना है, एक तो ये वाला कोण बना रहा है और एक ये वाला कोण बना रहा है। तो जब दोनों कोण बना रहा है एक ही वृत्तखंड, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो इसका भी नाम यहां पर लिख दिया जाए। लिखेंगे QBD बराबर एंगल QBD बराबर हो जाएगा एंगल किसके, QCD के, एक ही वृत्तखंड में निर्मित कोण, समीकरण संख्या 2। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों कोणों को बताना, ये एक सीधी रेखा है, ये भी एक सीधी रेखा है, तो ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, बराबर होंगे। तो लिखेंगे इस कोण का नाम, इधर वाले का नाम क्या है, ABP। ABP बराबर लिखेंगे एंगल ABP बराबर एंगल, इस वाले कोण का नाम क्या है, QBD शीर्षाभिमुख कोण, QBD। क्यों हुआ ये शीर्षाभिमुख कोण। तीनों बातें क्लियर हैं, बस यही 3 बातें देख लो, खत्म है सवाल तो खत्म है, यहीं पर सवाल कंप्लीट हो चुका है। समीकरण 1, 2 तथा 3 से देखना जरा, ABP और QBD बराबर है, मतलब ये वाला पक्ष आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी पक्ष आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे। ये दोनों बराबर हैं आपस में, मतलब ये दोनों पक्ष आपस में बराबर है। कैसे बराबर है, यहाँ पर देखो ना, शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से ये इसके बराबर हो जाएगा, एंगल ACP बराबर हो जाएगा किसके, एंगल QCD के, एंगल QCD के। बात खत्म, प्रूव हो चुका है। तो वही बोल रहा था मैं, बस देखने में भयानक है, सॉल्यूशन आसान है। याद कैसे रखेंगे इसको कि क्या करना है, पहले ये रचना कर लेनी है, फिर यहाँ से ये वाला कोण इसके बराबर कर देना है, उसी प्रकार से इधर रचना करके ये वाला कोण इसके बराबर, अब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इतना हो चुका है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो भाई ये सबके सब आपस में क्या है, बराबर हैं। आपको सिद्ध ये करना था कि ये वाला इसके बराबर होगा, हो गया, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये इसके बराबर, तो ये आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। फाइनली क्लियर है बातें, ठीक है, यहां से समझ में भी आ गया होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये, तो बड़ा ही बेसिक और आसान क्वेश्चन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 10 की। ये रहा प्रश्न संख्या 10। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं, ठीक है, त्रिभुज की 2 भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं, तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। चलो ठीक है, देखते हैं। त्रिभुज की 2 भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचा जा रहा है। एक व्यास इसको अगर मान लिया, एक भुजा ये है त्रिभुज की, और इसको व्यास मानकर एक वृत्त कुछ इस प्रकार से खींचा हमने। दूसरी भुजा भाई ये है वृत्त की, और इसको व्यास मानकर कुछ एक वृत्त इस प्रकार से खींच रहे हैं हम। और जो तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा मैं दूसरे कलर से बनाता हूं, तीसरी भुजा जो है वो कुछ इस प्रकार से जा रही है। तो ये आपका त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है। इनकी 2 भुजाओं को व्यास मानकर, इसको और इसको व्यास मानकर 2 वृत्त खींचा गया है। तो बोल रहा है यहाँ पर कि वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। ये जो वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु है, यहाँ पर जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं दोनों वृत्त, ये तीसरी भुजा के ऊपर है, ये आपको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध होगा, ध्यान दें। यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक रचना करेंगे, और रचना में हम क्या करेंगे, पहले तो ABCD लिख लो, ABCD, DB को मिला दिया, उभयनिष्ठ DC को मिला दिया, जो उभयनिष्ठ व्यास है वो। अब जब DC को मिला दिया तो ये आपको एक सेमी सर्कल दिख रहा है क्या, अर्धवृत्त दिख रहा है क्या, ये वाला एक अर्धवृत्त दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त में निर्मित कोण जो होता है वो कितने का होता है, 90 अंश का। तो ये कोण कितने का हो गया, ये वाला कोण 90 डिग्री का, ये कोण कितना हो गया, 90 डिग्री का। तो लिखेंगे ACD, चाप ACD एक अर्धवृत्त बनाता है, एक अर्धवृत्त निर्मित करता है। इसलिए एंगल ACD बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार
इसी प्रकार क्या हो जाएगा भाई, जैसे इधर वाला 90 किया, इधर वाला भी, ये भी तो एक अर्धवृत्त है, ये व्यास है तो ये वाला अर्धवृत्त, तो ये वाला कोण भी कितना 90 डिग्री। इसी प्रकार एंगल BCD बराबर 90 डिग्री, है ना। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम पूरी बात करें, ये पूरा का पूरा कोण कितना है, तो ACB एंगल ACB बराबर, इन दोनों कोणों को जोड़ दो, ACB ये पूरा हो गया, है ना, इतना प्लस इतना, मतलब ACD प्लस BCD, एंगल ACD प्लस एंगल BCD, 90 प्लस 90 कितना आ गया 180 डिग्री। मतलब आपने ये सिद्ध कर दिया भाई कि ACB इस कोण का मान कितना आ रहा है 180 डिग्री। तो यह तभी संभव है, यह तभी संभव है 180 डिग्री होना, यह तभी संभव है जब ACB एक सरल रेखा हो, ACB एक सरल रेखा हो, तभी तो 180 बनेगा यहाँ पे। जब ACB ये एक सरल रेखा हो, एक सरल रेखा हो, अतः बिंदु C रेखा AB पर स्थित है, रेखा AB पर स्थित है, जो दोनों वृत्तों का कटान बिंदु है, जो दोनों वृत्तों का कटान बिंदु है। आगे बात समझ में आसान था ये। तो सबसे पहले हमने देखा कि दोनों वृत्तों का जो कटान बिंदु है वो C पर है, दोनों वृत्तों का कटान बिंदु कहां पर है, C पर है। अब हमने ये सिद्ध कर दिया कि जो C पॉइंट है वो AB के ऊपर स्थित है, बात खत्म, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, है ना। प्रश्न संख्या 11 पे, 11 और 12 और करना हमें। यहाँ पर 11 में है उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC हैं। उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज हैं। तो ये AC एक उभयनिष्ठ कर्ण ले लिया, एक समकोण त्रिभुज ये ऊपर बन गया, कुछ इस प्रकार से बनेगा समकोण त्रिभुज। B पर समकोण है, ये B पर 90 अंश का कोण बना रहा है, मतलब ये B पर समकोण है, ठीक है। और एक नीचे भी बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ AC ही, उसका भी भुजा AC ही है, कर्ण AC ही है, एक नीचे भी बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है 90 अंश का कोण। तो आपको ये दोनों दिख रहे होंगे, ये दोनों दिख रहे होंगे, दोनों का उभयनिष्ठ कर्ण AC है और दो समकोण त्रिभुज हैं ABC और ADC। सिद्ध कीजिए CAD बराबर CBD। ध्यान देना यहाँ पे, क्या इसको मैं एक चक्रीय चतुर्भुज बोल सकता हूँ। यहाँ पर देखना एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 हो रहा है, क्या 90 प्लस 90 बराबर 180। चतुर्भुज ABCD में अभिमुख कोणों का योगफल, मतलब इसका और इसका आमने सामने वाले कोणों का योगफल 180 डिग्री हो रहा है, इसीलिए हम चतुर्भुज ABCD का नाम क्या रखेंगे, एक चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज ABCD में अभिमुख कोणों का योगफल, अभिमुख कोणों का योगफल 180 डिग्री है, अतः चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है ये, चक्रीय चतुर्भुज है। क्लियर है। अब जब ये चक्रीय चतुर्भुज है तो क्या मैं इसके किनारे किनारे एक सर्कल बना दूं जो A, B, C और D से होकर जाता हो, ठीक है। बड़ा मुश्किल काम है ये बाद में सर्कल बनाना, लेकिन आओ बनाते हैं, है ना। ये बाद में बनाना बड़ा मुश्किल काम है, पहले बना लो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, थोड़ा सा गोल सा नहीं दिखे तो मैनेज करना, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बन जाए बढ़िया, ठीक है। तो ये एक सर्कल में है, सर्कल पूरा तो नहीं दिख रहा है क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो एक सर्कल के एक वृत्त के अंदर, मतलब इसके चारों सिर से एक वृत्त पे रहेंगे। तो पहले काम हमने क्या किया, पहले इसको हमने समझाया कि इसके अभिमुख कोणों का योगफल 180 डिग्री है, इसीलिए हम इसको बोल दिए कि यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब जब ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, तो आगे का काम CAD को ढूंढो। CAD कहाँ है, CAD ये हो गया, और क्या है CBD। CBD यहाँ से एक लाइन जाएगी,
और ये हो गया CBD। क्या ये दोनों कोण बराबर हैं? तो साफ साफ लिख दो भाई कि ये CAD बराबर CBD है, CAD बराबर CBD है। क्यों है? क्योंकि देखना दोनों ही कोण, ये CAD और CBD जिसको बराबर सिद्ध करवा रहा है, दोनों कोण एक ही जीवा से, एक ही वृत्तखंड से होकर जा रहे हैं, ये वाला भी और यहां पर ये वाला भी। समझ गए ना? ये दोनों ही कोण, ये दोनों ही कोण, एक ये वाला मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों CD जीवा से होकर बने हैं। मतलब कि यहां पर ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, एक ही वृत्तखंड द्वारा निर्मित कोण, एक ही वृत्तखंड द्वारा निर्मित कोण। क्लियर है? निर्मित कोण। तो ये प्रूव हो चुका है कि आपका 11th क्वेश्चन में जो भी बोल रहा था वो हमने प्रूव कर दिया। बात करेंगे आज के आखिरी प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 12 की बात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज जो होता है वह एक आयत होता है। इसका मैं केवल और केवल आपको हिंट दूंगा, ये सॉल्व आपको खुद करना है। बोल रहा है कि एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। पहले तो एक चक्र बना लो, एक गोला बना लो भाई, है ना, और इसके अंदर एक समांतर चतुर्भुज बना दीजिए। इसके अंदर एक, जो सिद्ध करना हो हमेशा वो बनाया करो। आयत बनाना है तो आयत भी एक समांतर चतुर्भुज का ही रूप होता है। तो ये एक आयत बना, मतलब ये एक समांतर चतुर्भुज बना दिया, जिसको हमें सिद्ध करना है कि ये समांतर चतुर्भुज जो बनाया है मैंने येलो कलर से, यह एक आयत है। तो ठीक है, इसका नाम लिख दिया ABCD, इसका नाम लिख दिया ABCD। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज क्या होता है? एक आयत होता है। तो यहां पर ABCD एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज हो चुका है ना। तो इसको हमें एक आयत सिद्ध करना है। कैसे करेंगे इसको एक आयत सिद्ध? ध्यान दीजिए, जब ये चक्रीय है, पहली बात क्या है? चक्रीय है। जब चक्रीय है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का योगफल कितना होने वाला है? 180 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल D का मान हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। ये समीकरण 1 यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, इसका कारण कि चक्रीय चतुर्भुजों के अभिमुख कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आपने देखा इसका और इसका योगफल कितना हो चुका है? 180 डिग्री। क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज भी है, समांतर भी तो है, और समांतर चतुर्भुज में हमने क्या सीखा है? समांतर चतुर्भुज में हमने सीखा है कि सम्मुख कोण अभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। चलो मैं कारण भी लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां पर ऐसा क्यों लिखा कि B प्लस D का मान 180 है? क्योंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए इनके सम्मुख कोणों का योगफल जो है वो 180 डिग्री होगा। अब इनको बराबर क्यों कर दिया B और D को? तो यहां पर लिखेंगे कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर भी है चक्रीय भी है। समांतर में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज है। ऊपर वाला समीकरण 1 है, नीचे वाला समीकरण 2 है। 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या लिखा है? B लिख दिया। D की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं? B, क्योंकि दोनों बराबर हैं। B बराबर 180 डिग्री। दो बार B बराबर 180 डिग्री। तो यहां से B का मान जो निकल के आ रहा है वो कितना आ गया? 180 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 90 डिग्री। क्लियर है बात? तो मैं जब चतुर्भुज वाला चैप्टर पढ़ाया था उस टाइम भी आपको समझाया था कि किसी समांतर चतुर्भुज का कोई एक कोण अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, कोई भी एक कोण, तो वो ऑटोमेटिक क्या बन जाता है? आयत बन जाता है। तो यहां लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD का कोण B बराबर 90 डिग्री है, अतः यह एक आयत है, यह एक आयत है, यह एक आयत है। कोई डाउट है इसमें? आसान क्वेश्चन थे सारे के सारे, मतलब प्रश्नावली 9.3 ज्यादा आसान है। अगर 9.2 को कंपेयर करो इससे तो ये ज्यादा आसान है। इसमें क्वेश्चन ज्यादा है, 9.2 भी आसान है। लास्ट का जो रेशमा सलमान मनदीप वाला क्वेश्चन है और एक और अंकुर सैयद और डेविड वाला क्वेश्चन है, ये दोनों पे ज्यादा ध्यान देना है आपको, जो 9.2 में है। बाकी सब उसमें भी आसान है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा 9.2 में आपको करनी पड़ेगी। 9.3 कहीं ना कहीं ज्यादा आसान है, 1-2 बार की प्रैक्टिस से ही समझ जाओगे, लेकिन 9.2 में भाई ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। ये हमारे टॉप कोर्सेज है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। यहाँ सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ हम अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर कराते हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड है। इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल हैं। ये सारी क्लासेज आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, तो इनको देखिए, जबरदस्त मेहनत कीजिए और अपने आने वाले एग्जाम में एक बेहतर स्कोर लाइए। बेहतरीन स्कोर लाने के लिए आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे भी फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। तो आज के लिए इतना ही था, अपना ख्याल रखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू सो मच।